Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम कवर कर रहे हैं DFCCIL एग्जाम के लिए जो आपका जनरल साइंस का पर्टिकुलर सेक्शन है। ये आपका 24 मार्क्स का आना है, वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेज है इसका। और यहाँ पे अभी हम कवर कर रहे हैं। अच्छा, ये आपका एलिमेंट्स में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं और आज आपकी ये लास्ट क्लास भी हो सकती है, ठीक है। किसकी? जो एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल की। और जो बच्चे यहाँ तक सारी क्लासेस करके आ गए हैं ना, इट इज़ रियली नाइस। और मैं सोच रहा था यहाँ तक आते आते बहुत सारे बच्चे गिर जाएंगे, क्योंकि देखो एक क्या होता है ना कि मैं आपको बहुत थोड़ा सा खुश कर दूं कि यार चलो ठीक है, इजी इजी चीज़ें बता करके मैं आपको कर दूं, अरे आपके मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन मुझसे ये सब होता नहीं है यार, कि ऐसा नहीं है कि मैं आपको बस एक 100-200 क्वेश्चन करा दूंगा और बोल दूंगा पूरा पेपर यहाँ से फंस जाएगा। क्योंकि आपने पेपर देखा होगा तो वहां पे मैं आपको जो चीजें करा रहा हूँ, इवन कल भी मैंने आपको जो नॉन मेटल्स में दिखाया वहां से क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो पेपर में ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि जो पिछली बार दिया वो आएगा या फिर जो क्वेश्चंस पूछ लिए हैं वही आएंगे, है ना। तो हमें हर एस्पेक्ट में बात करनी होती है, इसलिए मैं आपको इतना थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन पे लेके जा रहा हूँ। नहीं तो क्या जरूरत है यार हर एलिमेंट के मैं आपको क्वेश्चंस बताऊं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है ना। इसमें कोई मुझे क्या मिल रहा है, मैं आपको क्यों इतना डिटेल में लेके जा रहा हूँ। बट मेरी आदत नहीं है, मैं थोड़ा सा चीज़ों को जो है अगर हम पढ़ ही रहे हैं तो उसको थोड़ा सा इस बेसिस पे पढ़ो कि कम से कम आपके मार्क्स आ पाए, ठीक है ना। मेरा मेन काम है आपको एक्चुअल नॉलेज देना, ये मैं नहीं कर पाऊंगा कि आपको बस खुश करने के लिए थोड़ा सा ऊपर ऊपर से करा दूं, है ना। इट इज़ नॉट अ फीजिबल वे टू एक्सप्लेन थिंग्स, राइट। तो ऐसे आपका सिलेक्शन होना जाना भी नहीं है। चलो खैर, यहाँ पे फिलहाल हम आज आपका ये लास्ट लेक्चर है और आपकी क्लास नंबर 22 है, ठीक है। लास्ट लेक्चर है ये आपका पीरियोडिक टेबल का, ठीक है। और पीरियोडिक टेबल के आपने एटॉमिक नंबर वगैरह आई होप याद कर लिए होंगे। नाउ हम यहाँ पे अब शुरू कर रहे हैं यार, जो आपका ऑक्सीजन से क्वेश्चंस बनते हैं, थोड़े से ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया। और इससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट गैसेस बता रहा हूँ, ठीक है ना। क्या बता रहा हूँ? इंपॉर्टेंट गैसेस। और इनको आप फ्यूल गैसेस भी बोल सकते हो, और यहाँ से क्वेश्चंस काफी सारे आते हैं, तो एक बार इसको नोट डाउन कर लो। मैंने आपको कल कोल गैस पढ़ा दी थी, वाटर गैस पढ़ा दी थी, प्रोड्यूसर गैस पढ़ा दी थी, है ना। तो अब देखो एक आपकी होती है ऑयल गैस, ठीक है। क्या होती है आपकी? एक ऑयल गैस होती है। ऑयल गैस का मतलब क्या होता है बेसिकली, इसमें क्या क्या मिला रहता है, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा। तो इसमें आपके कुछ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, जैसे आपका एक हो गया मीथेन, ठीक है। क्या हो गया? मीथेन। मीथेन होता है CH4। फिर आपका एक इसमें हो जाता है एथलीन, ठीक है ना। क्या हो जाता है? एथलीन। एथलीन के बारे में मैंने आपको कल बताया था। क्या होता है? ये आपका इथीन ही होता है। और इसमें जो है C2H4 होता है बेसिकली, ठीक है ना। और इसके अलावा फिर आपका जो थर्ड रहता है वो होता है एसिटिलीन, ठीक है। क्या होता है? एसिटिलीन होता है। तो बेसिकली आपके ये तीन जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं ऑयल गैस में। और एसिटिलीन की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये आपका होता है इथाइन, ठीक है ना। इथाइन का ही ये कॉमन नेम होता है। जैसे ये इथेन हो गया, मैंने आपको तीन चीजें बताई थी ना, याद आ रहा है क्या? कि आपका तीन फॉर्मूले होते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के। तो ये एसिटाइलिन बेसिकली क्या होता है आपका, जिसमें तीन बॉन्ड होते हैं। और देखो क्या हो जाएगा इसका, मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? CnH2n-2, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? CO C2H2 हो जाता है इसका फॉर्मूला। अरे बोलो क्लियर हो गया? चलो, अब यहाँ पर हम आते हैं सेकंड नंबर की जो इंपॉर्टेंट गैस है, ये हो जाती है, वेट अ सेकंड, हाँ, ये हो जाती है आपकी CNG, ठीक है। क्या हो जाती है? CNG। इसका पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या बोलते हैं इसको? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं। और ये जो बेसिकली CNG है, इसमें आपका क्या क्या रहता है, तो इसको इसमें ना मीथेन रहता है और आपका थोड़ा सा इथेन रहता है, ठीक है। बट मीथेन का जो अमाउंट है वो ज़्यादा होता है। एक दो बार ये चीज़ भी पूछी गई है कि अमाउंट ऑफ मीथ कौन सा CNG में आपका कौन सी गैस ज़्यादा रहती है, तो मीथेन गैस ज़्यादा रहती है, ठीक है। फिर आपका थर्ड नंबर की बात करें तो आ जाती है LPG। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए इससे। LPG का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड, ये क्या है? लिक्विफाइड, ठीक है। क्या हो जाता है? लिक्विफाइड। और आपका पेट्रोलियम गैस, है ना, पेट्रोलियम गैस। अब ये जो एलपीजी है इसमें क्या क्या रहता है, तो इसमें देखो ब्यूटेन रहता है, ठीक है। क्या रहता है? ब्यूटेन। वेट अ सेकंड, अरे यार ये पेन पता नहीं क्यों गड़बड़ कर देता है। ब्यूटेन हो गया। फिर आपका आइसोब्यूटेन हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? आइसोब्यूटेन हो गया, ब्यूटेन हो गया। और आपका प्रोपेन रहता है इसमें, ठीक है। ये तो हो गए तीन जो है आपके ये गैसेस में प्रेजेंट होते हैं। और ब्यूटेन का फॉर्मूला जो होता है वो आपका C4H10 होता है। आइसोब्यूटेन का जो केमिकल फॉर्मूला है वो C3H8 होता है। देन इसी तरीके से जो आपका प्रोपेन है, प्रोप का मतलब क्या होता है? देखो प्रोप का मतलब होता है तीन।
यानी कि आपका एल्केन है जिसमें कार्बन के 3 एटम है, तो बताओ आपके हाइड्रोजन के कितने एटम हो जाएंगे, फटाफट से बोलो। तो ये हो जाएंगे आपके 8, ठीक है ना। तो C3H8 जो है, अरे आइसोब्यूटेन में आपके 10 होते हैं, ठीक है ना, आइसोब्यूटेन में 10 होते हैं। चलिए, और ये ब्यूट का मतलब होता है 4, तो फिर C4H10 होता है आइसोब्यूटेन, और प्रोपेन होता है आपका C3H8, ठीक है। ये चीज नोट डाउन करो। अब होता क्या है कि एलपीजी में आपके ये 3 तो हो गए गैस के अंदर, लेकिन एलपीजी लीक हो रही है, इसका हमें पता लगाने के लिए, आपको पता होगा एलपीजी जब लीक होती है ना, तो एक गंदी सी क्या आती है, आपकी स्मेल आने लगती है, एक फाउल टाइप की स्मेल आती है। ये जो स्मेल आती है ना, ये किसकी वजह से आती है, क्योंकि हम इस एलपीजी में एक इथाइल मरकैप्टन डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, इथाइल मरकैप्टन डाल देते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि आपका एलपीजी के अंदर जो स्मेलिंग या फिर फाउल स्मेलिंग वाली जो चीज होती है उसका नाम क्या है, तो इथाइल मरकैप्टन बोला जाता है इसको। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C2H5SH, ठीक है, याद रखना C2H5SH होता है। और एक और इसका नाम होता है थायो इथानोल। क्या बोलते हैं इसको, थायो एथानोल भी इसको बोला जाता है। ये इसका कॉमन नेम है, ये इसका यहाँ पर केमिकल नेम है। क्लियर है, हमेशा याद रखोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस इससे आए हुए हैं। चलिए अगली वाली गैस की बात करते हैं। अब आपकी आ जाती है नेचुरल गैस, ठीक है, क्या आ जाती है, नेचुरल गैस आ जाती है। चलिए, तो नेचुरल गैस की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, इसमें आपका मीथेन होता है, ईथेन होता है। अगेन जो मीथेन का अमाउंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है ईथेन से, और इसमें तो फिक्स भी रहता है। मीथेन आपका अराउंड 83% होता है, और ईथेन आपका अराउंड 16%, कुछ पॉइंट वाली बात रहती है, तो वो अलग से, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, नेचुरल गैस हो गया आपका। फिर लास्ट गैस बचती है एक आपकी बायोगैस, जिसे कि हम गोबर गैस भी बोलते हैं। चलो आते हैं नीचे फटाफट से, बायोगैस या फिर गोबर गैस, क्या बोलते हैं, बायोगैस, या फिर इसी को क्या बोला जाता है, गोबर गैस बोला जाता है। अच्छा, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो इसमें देखो मीथेन होता है, ठीक है, मीथेन होता है, फिर आपका हाइड्रोजन भी होता है इसमें, हाइड्रोजन, और आपका हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है। अच्छा, क्वेश्चन इससे देखो ऐसा बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ या फिर इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गोबर गैस या फिर बायोगैस। तो ये याद रखना है, इसके चारों के चारों नाम, हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, मीथेन होता है, और एक आपका CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें होती है। अरे बोलो, ये चीज समझ में आती है क्या। तो ये सभी आप बहुत अच्छे से इसको नोट डाउन करके रखना। और फिर आपका देखो आते हैं अगले पे, वेट अ सेकेंड, चलो अब बात करेंगे यहाँ पर हम ऑक्सीजन की, ठीक है ना। ऑक्सीजन से क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें बनती हैं, बात करने लग रहे हैं हम। अरे यार, वेट अ सेकेंड, यहाँ पे इसको हटाते हैं, और ऑक्सीजन, ठीक है। तो देखो ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं, तो ऑक्सीजन का सबसे पहले बताओ एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, और इसका एटॉमिक मास होता है 16, ठीक है ना। आई होप ये वाली बात तो सबको पता होगी। अब अगर आपसे बात की जाए ऑक्सीजन की डिस्कवरी की, यानी कि ऑक्सीजन को यहाँ पर डिस्कवर किसने किया, तो डिस्कवर किया था यहाँ पे शील ने, ठीक है ना। किसने किया था, शील ने डिस्कवर किया था, कौन से ईयर में, 1772 में। फिर अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ये ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन का नाम किसने दिया, यानी कि ऑक्सीजन नाम दिया था ये आपका लवाइशर ने, ठीक है। किसने दिया था, लवाइशर ने दिया था, और कौन से ईयर में दिया था, तो 1977 में। ध्यान से देख पा रहे हो, डिस्कवरी तो ऑक्सीजन की हो गई थी शील के द्वारा 1772 में, लेकिन यहाँ पे जब नामकरण किया गया ना ऑक्सीजन का, तो हमें टाइम इतना सारा लग गया, और ये 1977 में इसको नाम दिया गया ऑक्सीजन, ठीक है। अरे एक सेकंड, ये 1977 में नहीं, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा था, 1777 में, ठीक है ना। लवाइशर की बात हो रही है, एंटोनियो लवाइशर ने जो है इसका नाम दिया। खैर, तो ये हो गया, इसे आप याद रखना, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। फिर बात आती है कि यहाँ पे ऑक्सीजन के ना 3 आइसोटोप भी होते हैं, ठीक है। आइसोटोप क्या है आपके ऑक्सीजन के, याद रखना 3 आइसोटोप होते हैं। कौन कौन से, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन 18। एटॉमिक नंबर तो इसका 8 ही रहेगा, तो ये कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान में रखना, तीन आइसोटोप के फॉर्म में जो है ये आपका ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है। बाकी सारे क्वेश्चन तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं। और लिक्विड ऑक्सीजन जो होती है ना, लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन जो है इसका यूज हम करते हैं कहाँ पर, इसका यूज करते हैं रॉकेट फ्यूल में, ठीक है। कहाँ करते हैं, रॉकेट फ्यूल में करते हैं, एज अ ऑक्सीडाइजर, ठीक है। ऑक्सीडाइजर के फॉर्म में इसका यूज किया जाता है। और ऑक्सीजन जो है एज अ गैस आपका एटमॉस्फेयर में O2 के फॉर्म में क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। इसको हम क्या बोलते हैं, डाई ऑक्सीजन भी बोलते हैं, जैसे डाई नाइट्रोजन था ना, उसी तरीके से आपका ये क्या है, डाई ऑक्सीजन है। क्लियर है। अच्छा, एक चीज और, ऑक्सीजन जो है ना आपका कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है, तो ये 16th ग्रुप में प्रेजेंट होता है, ठीक है, 16th ग्रुप में। और ये जो 16th ग्रुप होता है इनको चैल्कोजेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है,
चैल्कोजेंस बोला जाता है, ये चीज ध्यान में रखना। तो ऑक्सीजन आपका क्या हो जाएगा, एक चैल्कोजन हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि ऑक्सीजन किस कैटेगरी में आता है, तो चैल्कोजन कैटेगरी में आता है, ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए, ये तो हो गया आपका ऑक्सीजन। देन यहाँ पर अब हमें बात करनी है थोड़ा सा ओजोन के बारे में, ठीक है। ओजोन से भी काफी क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको भी यहाँ पे फटाफट निपटाते हैं। ओजोन जो है बेसिकली आपका ऑक्सीजन का ही एलोट्रोप है, यानी कि ऑक्सीजन के 3 जो एटम होते हैं वो मिलकर के क्या बना देते हैं, ओजोन को बना देते हैं, ठीक है। चलो, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका, ट्राई एटॉमिक हो जाएगा। अब यहाँ से क्या क्वेश्चंस बनते हैं कि जो ओजोन है आपका, ये बेसिकली आप जो हमारी अर्थ है उसके ऊपर 2 लेयर्स में प्रेजेंट होता है। एक है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, क्या होती है एक ट्रोपोस्फेयर, और दूसरी है ये स्ट्रेटोस्फेयर। क्या है दूसरी आपकी, स्ट्रेटोस्फेयर। तो ये इन दोनों लेयर्स में जो है बेसिकली ओजोन प्रेजेंट होता है। अच्छा चलो, मैं आपको एटमॉस्फेरिक लेयर्स ही करा देता हूँ। एक बार देख लो एटमॉस्फेरिक लेयर, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और ये आपका इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंटल साइंस होती है उसका क्वेश्चन है, और आपको पता है आपकी डीएससीसीएल में इन्वायरमेंट से काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो एक बार निपटाते हैं इसको भी। तो यहाँ पर सपोज करो ये अपनी अर्थ है, ठीक है, ये जो है अर्थ का नीचे गोला बना हुआ है, ये अपनी पूरी की पूरी अर्थ है। अब क्या हुआ, इसके ऊपर जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो अलग अलग लेयर्स में डिवाइडेड है। लेट्स से मैंने आपसे बोला ये पहली लेयर है इसके ऊपर, हमारी अर्थ के ऊपर, ये दूसरी लेयर आ गई, ठीक है। फिर इसके ऊपर क्या आ जाएगा, तीसरी लेयर आ जाएगी। अच्छा, ये डायग्राम दिख पा रहा है क्या, शायद मैंने ज्यादा बड़ा कर दिया, कोई बात नहीं। देखो कितनी लेयर हो गई आपकी, यहाँ पे 3 लेयर हो गई। अब हमें थोड़ी सी 2 लेयर और बनानी है इसके ऊपर। ये हो गई आपकी सपोज करो 4th वाली लेयर, ठीक है। और फिर इसके ऊपर आ जाती है आपकी कौन सी, 5th वाली लेयर, ठीक है। ये जो है आपकी बेसिकली हमारे एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं। अब ये जो है अर्थ है, ध्यान से इसको नोट डाउन कर लेना और ऐसा कैसा बना लेना। देखो, सबसे पहली लेयर जो अर्थ के ऊपर आती है वो होती है ट्रोपोस्फेयर। क्या बोलते हैं उसको, ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। अब ये जो ट्रोपोस्फेयर है ये आपका 10 किलोमीटर तक होता है, यानी कि ये जो इसकी ऊपर वाली आपको लाइन दिख रही है ना, ये है 10 किलोमीटर, यानी कि 0 to 10 किलोमीटर आपका क्या हो गया, ट्रोपोस्फेयर हो गया। अब इसके बाद में जो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर आता है वो होता है स्ट्रेटोस्फेयर। क्या होता है ये आपका, स्ट्रेटोस्फेयर होता है। और ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है इसकी बेसिकली ये 10 से लेकर के 30 किलोमीटर तक होता है, ठीक है। कितना हो गया, 10 to 30 किलोमीटर, नोट डाउन कर लेना। ये वाला पॉइंट यानी कि 30 किलोमीटर का है, ये 10 किलोमीटर का है। फिर इसके ऊपर आ जाता है आपका मीजोस्फेयर, ठीक है। क्या आ जाता है, मीजोस्फेयर आ जाता है। मीजोस्फेयर आपका 30 to 50 किलोमीटर का होता है, ठीक है। ये कहाँ से, ये डिस्टेंस कहाँ से हम बात कर रहे हैं, सरफेस ऑफ अर्थ से इसकी बात करने लग रहे हैं, ठीक है। फिर आपका आ जाता है थर्मोस्फेयर। मीजोस्फेयर के ऊपर क्या आता है, थर्मोस्फेयर आता है। तो ये हो गया आपका थर्मोस्फेयर। अब थर्मोस्फेयर जो है आपका 50 से लेकर के 400 किलोमीटर तक चला जाता है, ठीक है। डिस्टेंस नोट डाउन करना, ये क्वेश्चंस बनते हैं क्योंकि अब 400 के ऊपर आप जितने भी जाते जाओ वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, एक्सोस्फेयर, यानी कि ये हमारा एक टाइप से जो है स्पेस का पार्ट हो जाता है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर 2-3 चीजें और हैं। जैसे मैंने आपसे बताया ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर का जो ये ऊपरी हिस्सा होता है ना, यहाँ से इसमें क्या होती है, ओजोन लेयर प्रेजेंट होनी स्टार्ट हो जाती है। तो आप यही समझ लो कि अराउंड 9 to 10 किलोमीटर ऊपर से अर्थ के ओजोन लेयर यहाँ पे शुरू होती है, और ये जाती है पूरी स्ट्रेटोस्फेयर में। तो ये जो पूरी की पूरी है ना, ये क्या हो जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर को हम ओजोन लेयर भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका पूरा का पूरा क्या होती है, ओजोन प्रेजेंट होती है। अरे बोलो हाँ, क्लियर है क्या ये चीज। इसके बाद अगर मैं आपसे मीजोस्फेयर की बात करूं, तो मीजोस्फेयर में जो मीटियोर्स वगैरह अर्थ के पास से होकर निकल रहे होते हैं ना, वो यहाँ से पास होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं, मीटियोर्स, ये हो गया। या फिर आपका जो मेटियोरोलॉजिकल रॉकेट्स होते हैं, मीटियोरोलॉजिकल रॉकेट्स जो होते हैं वो भी आपके कहाँ से, जो मेसोस्फेयर है यहाँ से पास करते हैं। देन जो थर्मोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर में आपका एक फेनोमेना होता है, इसे आप बस नोट डाउन कर लो, ये हमें फिजिक्स में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसको बोला जाता है ऑरोरा, ठीक है। क्या बोला जाता है, ऑरोरा। और एक जगह है बोरियोलिस, उस वहां पर ये काफी अच्छा देखने को मिलता है। वैसे ये अब फिजिक्स पढ़ाते टाइम आपको कभी समझाऊंगा कि ऑरोरा बोरियोलिस क्या होता है। खैर, इसके ऊपर जब हम एक्सोस्फेयर में आते हैं तो ये पूरा का पूरा आपका स्पेस हो जाता है, सैटेलाइट्स वगैरह आपकी जो है यहीं पर घूम रही होती हैं एक्सोस्फेयर में। अच्छा, एक चीज और, आपका ये जो ट्रोपोस्फेयर है ना, हमारे जितने भी पैसेंजर प्लेन्स हो गए, ठीक है, या फिर आपका जितने पैसेंजर प्लेन्स हो गए, या फिर हॉट एयर बलून वगैरह हो गए, तो फिर ये सभी के सभी आपके ट्रोपोस्फेयर में ही घूम रहे होते हैं, यानी कि यहीं से ट्रैवल करते हैं, ठीक है। ये चीज भी आप अच्छे से नोट डाउन करके रख लो।
ये अक्सर क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। तो समझ में आ गया ओजोन आपका कौन सी दो लेयर्स में प्रेजेंट है, ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट है और आपका स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर वाले हिस्से में और स्ट्रेटोस्फेयर तो पूरा का पूरा ओजोन लेयर से भरा हुआ है। चलो अब यहाँ पर थोड़ी सी बात की गहराई को समझना। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि ओजोन की डिस्कवरी किसने की, ठीक है, ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूँ, ओजोन की डिस्कवरी और ओजोन का जो नाम है बेसिकली वो किसने दिया था, तो यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए फ्रेडरिक। देखो क्या हो जाएगा, फ्रेडरिक और आपका शोनबिन, ठीक है, फ्रेडरिक शोनबिन जो है ये नाम होना चाहिए आपका। कौन से, ये अराउंड 1839 के टाइम पे जो है इन्होंने इसको डिस्कवर किया था और इसका नाम दिया था आइसोलेट करके। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ओजोन लेयर यहाँ पर किसने डिस्कवर की थी, तो ओजोन लेयर का डिस्कवरी का यहाँ पे जो क्रेडिट है वो जाता है फैब्री को, ठीक है, चार्ल्स फैब्री को, चार्ल्स फैब्री। और इनके साथ में थे कौन, इनके साथ में थे हेनरी ब्यूसन। कौन थे भाई, हेनरी ब्यूसन थे। और ये ईयर था आपका 1913। तो ये ध्यान में रखना, ओजोन लेयर की डिस्कवरी करी गई 1913 में और ओजोन की डिस्कवरी करी गई थी 1839 में। ये दोनों चीजें अच्छे से ध्यान में रखना, क्योंकि ओजोन के ऊपर यार ये बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अलग अलग घुमा घुमा के पूछते हैं। स्टिल देखो यहाँ पे अब ये जो ओजोन है बेसिकली बनती कैसे है, तो जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है ना O2, ये एटमॉस्फेयर में बढ़िया घूम रही होती है। मैंने आपको एक चीज बताई, क्या बताया था मैंने आपको, ये ट्रोपोस्फेयर है ये स्ट्रेटोस्फेयर है। तो जो ये आपका ओजोन है ना ये हमारे लिए हानिकारक भी है और ये हमारे लिए सेफ भी है, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। देखो अभी आपको बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। ये जो O2 है ये आपका बेसिकली क्या करता है, जब इसमें फोटोन पड़ते हैं सन की तरफ से आने वाले, वो इसको क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन को तोड़ देते हैं, ओ और ओ में तोड़ देते हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल था ऑक्सीजन का, मैंने आपको बताया डाई ऑक्सीजन की तरह एग्जिस्ट करता है गैसियस फॉर्म में। अब ये दो टूट गए और यहाँ पे एक O2 घूम रहा था, ये O2 जाके इस O के साथ चिपक के, अब ये कैसे चिपकेगा, तो यहाँ पर एक और यहाँ पे फोटॉन्स होते हैं जिनके अंदर काफी एनर्जी होती है और ये इनकी एनर्जी की वजह से ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और ये बना देते हैं O3। ऐसे आपका ओजोन बन जाता है। बेसिकली क्या है, मैंने आपको बताया ट्रोपोस्फेयर में थोड़ी सी ओजोन प्रेजेंट होती है और बाकी की आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में फॉर्म जो है आपकी प्रेजेंट रहती है। तो यहाँ पर बेसिकली जो स्ट्रेटोस्फेयर है यहाँ पर तो ओजोन बन रही है, ये हमारे लिए बढ़िया है, ये हमारे लिए जो स्ट्रेटोस्फेयर वाली है ये बेनिफिशियल होती है। बट जो ट्रोपोस्फेयर वाली ओजोन है ना ये O3, ये काम करती है ग्रीन हाउस गैस का, ठीक है, क्या काम करती है, ग्रीन हाउस गैस का काम करती है। कौन सी वाली, ट्रोपोस्फेयर वाली। क्योंकि ये क्या करती है ना, यहाँ से जो हीट जा रही होती है इसको ये एब्जॉर्व कर लेती है, वही वाला फेनोमेना जो मैंने कल समझाया था। तो जितनी चीजें समझाता हूँ ना, मैंने आपको क्या बोला, कोई भी सब्जेक्ट अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं उसको यार बहुत ही अच्छे से प्लान करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको मुंह उठा के आ गया और कुछ भी पढ़ाने लग गया। उसके पीछे बहुत ज्यादा प्लानिंग होती है कि कब क्या चीज जोड़नी है, कब आपके माइंड में बैठानी है ना। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया था CO2 वाला फिनोमेना जो है उसमें क्यों ग्रीन हाउस गैस होती है, तो आपको अब ये क्लैरिफाई हो रहा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये लेकिन ना इतना ज्यादा हार्मफुल ये हो नहीं पाती, CO2 जैसा इसका इफेक्ट है नहीं, क्योंकि ये जो O3 है ना, मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पे O2 के ऊपर फोटोन पड़ते हैं वो टूट जाते हैं। तो यहाँ पे ये ट्रोपोस्फेयर में ना क्या होता है, ये O3 आपका कॉन्टिन्यूसली टूटता रहता है। यानी कि O3 आपका टूट जाएगा O2 प्लस O में, फिर ये इसके साथ जुड़ के बना देगा एक O2 के साथ हो, फिर ये टूट जाएगा O3, ये फिर आपका ऑक्सीजन में टूट जाएगा। और आपको पता है जो ऑक्सीजन होता है इसकी जो वेवलेंथ होती है काफी कम होती है और ये तो जो अपनी इंफ्रारेड रेज आ रही होती हैं उनको यहाँ पे एब्जॉर्ब करता नहीं है, तो इसलिए वापस कर देता है एटमॉस्फेयर में। अरे बात क्लियर हो गई ना, माइंड खुल गया कि नहीं खुल गया, बोलो हाँ। तो यही तो बेसिकली साइंस होती है। और अब यहाँ से आपको कोई भी क्वेश्चन कैसा भी पूछ ले अब आप इसके आंसर्स दे पाओगे, ठीक है ना। चलो ओजोन लेयर के ऊपर एक बात और बताओ, वर्ल्ड ओजोन डे भी आपका सेलिब्रेट किया जाता है, क्या किया जाता है, वर्ल्ड ओजोन डे। तो चलो बताओ भाई अब मुझे, वर्ल्ड ओजोन डे आप एवरी ईयर कौन सी डेट को सेलिब्रेट करते हो, बताओ भाई किसको यहाँ पे आंसर पता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 16 सितंबर एवरी ईयर जो है, ये नोट डाउन कर लो, ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा GK में। वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाते हैं, 16 सितंबर को। चलो 2020 वाला जो वर्ल्ड ओजोन डे हमने मनाया है उसकी थीम बताओ, किसे किसे याद है देखता हूँ। तो ये रहा था ओजोन फॉर लाइफ, ठीक है, क्या रहा था इस बार का थीम, यानी कि 2020 वाला ओजोन फॉर लाइफ। यानी कि ये था बेसिकली 35 ईयर्स पूरे हो गए थे, 35 ईयर्स ऑफ ओजोन, ठीक है ना, 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन,
ये यार जगह नहीं है। ओजोन लेयर प्रोटेक्शन करके जो है आपका ये पूरा का पूरा थीम रहा था, नोट डाउन कर लो इसको, क्योंकि आपका पेपर होना है सितंबर के आसपास, तो यही पूछा जाएगा पेपर में। चलो खैर यार, ये बातें हो गई। अच्छा, ओजोन लेयर डे हम ये क्यों मनाते हैं, चलो ये भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ना आपका क्या हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। क्या हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आपको पता है कि भाई ओजोन की लेयर करती क्या है? ये जो स्ट्रेटोस्फेयर में अपनी ओजोन लेयर बैठी रहती है, क्या करती है ये हमारे एटमॉस्फेयर को प्रिजर्व, यानी कि ये हमारे बेसिकली अर्थ को बचाती है यूवी रेडिएशन से, जो कि सन से आ रही होती है। ठीक है, आपको पता है सन जो है वो यूवी रेडिएशन छोड़ता है, तो ओजोन लेयर क्या काम करती है, उन यूवी रेडिएशंस में, उन यूवी रेडिएशंस का जो इफेक्ट है उसको कम कर देती है बेसिकली। तो होता क्या है ना, जो हमारे अभी हम कई सारी चीजें यूज करते हैं, जैसे आपके सीएफसीज हो गए। क्या बोलते हैं सीएफसीज को? इनका फुल फॉर्म एक बार पूछा गया है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं इनको। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये आपके पहले के एसीज में प्रेजेंट होते थे, और रेफ्रिजरेटर्स में, रेफ्रिजरेटर की जो गैस होती है ना उसमें भी सीएफसी यूज किया जाता था। तो बेसिकली ये जो सीएफसीज हैं ये क्या करते हैं? सीएफसी के अलावा ब्रोमिनेटेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी होती हैं, ठीक है ना, ब्रोमिनेटेड ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी होती हैं, ये भी जाकर के जो आपका ओजोन लेयर है उसको यहाँ पे डिप्लीट करती हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ कि अब जब ओजोन लेयर डिप्लीट होने लग गई तो यूवी जो रेडिएशंस हैं वो सीधी अर्थ पे पड़ने लग गई, तो ये बड़ी दिक्कत की बात हो गई। तो यहाँ पर क्या किया हम लोगों ने, यानी कि जो अलग अलग देश थे उन्होंने मिलकर के यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया, और इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को साइन किया गया था 15 सितंबर 1987 में। ठीक है, ये वाली मीटिंग हुई थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, इसलिए ये वाला इंपॉर्टेंट है। इसी डे को हम याद करते हुए, यानी इसी डे को हम रिमेंबर करने के लिए ओजोन लेयर डे मनाते हैं हर साल। ठीक है, याद रहेगा ये चीज हमेशा। चलो, और फिर अच्छा, ये फ्रॉम इफेक्ट कब से आया? तो 1989 से ये प्रोटोकॉल फ्रॉम इफेक्ट रहा है, लेकिन ये मीटिंग हुई थी आपकी, साइन किया गया था बेसिकली 1987 में। सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो अगले वाली चीज पे आता हूँ। ओजोन, ओजोन अपना यहाँ पे निपट गया, और आई डोंट थिंक इससे ज्यादा कुछ आपका ओजोन से पूछा जाएगा। हाँ, ओजोन का जो कलर होता है वो पेल ब्लू कलर की होती है, ठीक है। ओजोन जो है पेल ब्लू कलर की होती है, एंड इसकी स्मेल जो है थोड़ी सी पंजेंट टाइप स्मेल होती है। बाकी ये सारी चीजें आपका ओजोन फिनिश होता हुआ। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। फॉस्फोरस की भाई बात करेंगे, देखो यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले हैं प्रीवियस ईयर्स में। अब फॉस्फोरस का मैंने आपको एटॉमिक नंबर याद करवाया हुआ है। क्या होता है भाई? आपका एटॉमिक नंबर होता है 15 और एटॉमिक मास 31। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करता हूँ कि ये कहाँ कहाँ पर आपका पाया जाता है, तो सबसे पहली बात, ये आपका बोन्स में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट के फॉर्म में, याद रखना, ठीक है ना, कैल्शियम फॉस्फेट। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बोन्स में जो आपका फॉस्फोरस है वो किस फॉर्म में पाया जाता है? तो फॉस्फेट की फॉर्म में। कौन सा? कैल्शियम। ठीक है, चलो दूसरी बात, आपका ये फॉस्फोप्रोटीन्स जो है आपका मिल्क और एग में, ये तो खैर सबको पता होगा, मिल्क और एग में जो है आपका फॉस्फोरस पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोप्रोटीन्स। ठीक है, फॉस्फोप्रोटीन्स के फॉर्म में। ठीक है, चलो अब इसके फॉस्फोरस के भी जो है 3 आइसोटोप होते हैं। एक होता है फॉस्फोरस 31, एक होता है फॉस्फोरस 32, एक होता है फॉस्फोरस 33। ठीक है, तो अगर कभी पूछ ले, वैसे आइसोटोप आज तक तो नहीं पूछे हैं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आता है कि फॉस्फोरस जो है, क्या फॉस्फोरस फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है? तो बोलना हाँ। क्या लिखोगे भाई? इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। और ये जो है ना आपका लीव्स जो होती है ना, प्लांट की जो लीव्स होती हैं, उनको कलर इम्पार्ट करने में भी हेल्प करता है। ठीक है ना, तो याद रखना, यहाँ पे लिख लो, इट आल्सो हेल्प्स इन, क्या बोलते हैं, इट आल्सो हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग कलर टू द लीव्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, अगर ये नहीं होगा ना, अगर आपका फॉस्फोरस प्रेजेंट नहीं होगा, याद रखना, तो ना तो आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पूरी हो पाएगी। ठीक है, क्या नहीं हो पाएगा? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी पूरी नहीं हो पाएगी, और जो कलर हो जो लीव्स का कलर होता है ना, वो भी चला जाएगा, और आपकी लीव्स कैसी हो जाएंगी? ड्राई हो जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना। इसको क्वेश्चन को आप कैसे भी घुमा फिरा के पूछता रहे, वो बात अलग है। ठीक है, और आपका जो फूड ग्रेन्स होते हैं ना, आपने देखा होगा हम फूड ग्रेन्स को स्टोर करके रख देते हैं, स्टोरेज हाउस होते हैं, वीट हो गया है ना, इन सबको स्टोर करके रखते हैं। तो इनका जो प्रिजर्वर होता है, यानी कि इनको ठीक रखने के लिए किसका यूज किया जाता है? एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का। ठीक है, किसका यूज करते हैं? एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का यूज करते हैं। अरे बोलो हाँ, क्लियर है क्या? चलो अब हमें बस इतने क्वेश्चंस तो आते हैं आपके फॉस्फोरस से।
बाकी के अब क्वेश्चंस जो बनते हैं वो बनते हैं एलोट्रोप्स ऑफ फास्फोरस से, ठीक है ना। एलोट्रोप का मतलब क्या होता है, जब कोई भी एटम 2 या 3 4 बार खुद से जुड़ जाता है तो उसको बोलते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म, ठीक है। सबसे पहला हमें पढ़ना है वाइट फास्फोरस। क्या पढ़ना है, वाइट, या फिर इसको क्या बोला जाता है, येलो फास्फोरस भी बोला जाता है। अब इसमें कितने आपके फास्फोरस होते हैं, तो ये P4 होता है, ठीक है। जब 4 एटम फास्फोरस के एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो वो वाइट फास्फोरस बना लेते हैं, याद रखना। और ये जो वाइट फास्फोरस है ये एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करता है, ठीक है। क्या करता है, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। तो ये आप नोट डाउन करेंगे कि ये क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है। क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पेपर जब मैं डिस्कस करा रहा था तो उसमें ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था, किसमें स्टोर करते हैं सोडियम को, हम किसमें डाल देते हैं, सोडियम को डाल देते हैं कैरोसिन में। तो वहां मैंने आपको बताया था फास्फोरस होता है जिसको हम पानी में भी डाल सकते हैं। तो यही होता है आपका वाइट फास्फोरस जिसको पानी में स्टोर करके रखा जाता है, क्योंकि अगर आप इसे रूम टेम्परेचर पे रखोगे तो ये बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा और जलने लगेगा, ठीक है। तो याद रखना वाइट फास्फोरस को हम किस में स्टोर करके रखते हैं, वाटर में। समझ में आ रही है बात। यहाँ से सीधे क्वेश्चन आप बताओ यार, आपके पेपर में ही पूछा जा चुका है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, है ना। तो आपको मतलब अब समझ में आना चाहिए कि यार ये चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ, हर एक चीज, ठीक है। अब इतने में भी बुद्धि अगर आपकी नहीं खुल रही है तो फिर देखो कैसे काम चलेगा। अब यहाँ पे एक फेनोमेना होता है, जैसे कि जो आपका व्हाइट फास्फोरस है ना, यानी कि जो अपना P4 है, ये जब आपका डार्क होता है यानी कि जब अंधेरा होता है तो उसमें एक तरीके की चमक प्रोड्यूस करता है। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है क्या, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं फॉस्फोरेसेंस, ठीक है। क्या बोलते हैं, फॉस्फोरेसेंस बोलते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, द प्रॉपर्टी ऑफ ग्लोइंग ऑफ व्हाइट फास्फोरस इन डार्क इज नोन एज, तो क्या बोलोगे वहां पर, फॉस्फोरेसेंस बोला जाता है, या फिर इसको जो है क्या बोलते हैं, कैमील्यूमिनिसेंस, कैमील्यूमिनिसेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, बाकी माइंड में रखना, ऐसे इतना नोट डाउन करने की क्या ही जरूरत है, माइंड में सेव कर लोगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। चलो ये हो गया आपका व्हाइट फास्फोरस। फिर अगले नंबर का आता है रेड फास्फोरस, ठीक है। कौन सा होता है, रेड फास्फोरस होता है। अगर हम रेड फास्फोरस की बात करें, किसकी बात करें भाई, रेड फास्फोरस की, तो इसमें कितने आपके फास्फोरस के कितने एटम रहते हैं, तो 2 एटम से मिलके बनता है, यानी कि P2 से मिलकर के ये आपका बन रहा होता है। और ये बनता कैसे, जब हम हीट कर देते हैं बाई हीटिंग व्हाइट फास्फोरस, ठीक है। कैसे बन रहा होता है, जब हम हीट करते हैं व्हाइट फास्फोरस को। क्लियर है बात, यहां तक समझ में आ गई क्या। चलिए, और ये जो रेड फास्फोरस है इसी को हम यूज करते हैं जो अपनी जो मैच बॉक्स होते हैं ना उनके साइड में आग जलाने के लिए, यानी कि उसमें हम फायर करने के लिए रेड फास्फोरस का यूज करते हैं। और रेड फास्फोरस के साथ उसमें ना क्या मिला रहता है, वो पोटेशियम क्लोरेट मिला रहता है, ठीक है। क्या बोलते हैं, पोटेशियम क्लोरेट, और इसके साथ में रेड फास्फोरस, ठीक है। चलिए अगले वाली बात पे आते हैं जो आपकी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जहां से ब्लैक फास्फोरस, ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे, अरे यार एक सेकंड, यहाँ पे अब हम बात करेंगे देखो ब्लैक फास्फोरस की, ठीक है ना। किसकी बात करेंगे, ब्लैक फास्फोरस को आप लिख लेना आगे पी। अब ब्लैक फास्फोरस में क्या होता है ना, ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा, ठीक है। ये आपको ज्यादा ध्यान देना नहीं है, यहाँ पे हायर क्लास के लिए है ना। ब्लैक फास्फोरस बनता कैसे से, यही क्वेश्चन आता है। जब हम जो व्हाइट फास्फोरस होता है ना, क्या होता है व्हाइट फास्फोरस, इसको हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर यानी कि 200 डिग्री सेल्सियस और हाई प्रेशर पे डालते हैं, तब आपका निकल के क्या बन जाता है, ब्लैक फास्फोरस बन जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा इतना ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं रखना। फिर एक एलोट्रोप होता है आपका स्कारलेट, ठीक है, स्कारलेट फास्फोरस, इससे भी क्वेश्चंस नहीं आए हैं तो ये भी हम नहीं पढ़ेंगे। फिर आता है आपका एक वायलेट फास्फोरस आता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका एक कॉमन नाम होता है क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, हिटॉर्स फास्फोरस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, हिटॉर्स फास्फोरस, क्योंकि इसको यहाँ पे डिस्कवर किसने किया था, जिस साइंटिस्ट ने किया उसका नाम था हिटॉर्फ, ठीक है। तो याद रखना बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि जो हिटॉर्फ फास्फोरस होता है उसका कलर क्या है, तो उसका कलर वायलेट होता है। अब क्योंकि वायलेट फास्फोरस इसका नाम एक्चुअली, वो तो साइंटिस्ट ने अपना नाम यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। फिर आपका एक गैस होती है फास्फोरस से, जो गैस बनती है उसे बोलते हैं फॉस्फीन, ठीक है। क्या बोलते हैं, फॉस्फीन बोलते हैं। बस इसका फॉर्मूला याद रखना है, इसका फॉर्मूला होता है PH3, ठीक है। बस इसका फॉर्मूला याद रखो, और कुछ ज्यादा इसको याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। चलो अब इसमें क्या आता है, आपके 2 ऑक्साइड बनते हैं, नाम थोड़ा सा ध्यान में रखना। एक बनता है आपका P4O6, एक होता है आपका P4O10। तो इसका नाम होता है फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड, ठीक है। क्या होता है इसका, फॉस्फोरस
क्योंकि 3 ऑक्सीजन, क्योंकि आपका यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, ये अगर आप O2 के देखोगे तो 3 है ऑक्साइड, है ना, तो ये क्या बोल देते हैं इसको, फॉस्फोरस ऑक्साइड कैसा, ट्राई। और ये जो आपका यहाँ पे देखोगे तो O2 के बेसिकली 5 मॉलिक्यूल होते हैं, तो इसको क्या बोल देते हैं, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। ठीक है, ये ऑक्साइड बनाता है मेनली, वैसे तो बहुत सारे ऑक्साइड बनाता है, बट ये तो याद रखो, इट इज इनफ। ठीक है, तो फॉस्फोरस से इतने ही क्वेश्चंस बनते हैं। देन अगर हम बात करें अब, तो आ जाते हैं यहाँ पे अब हम सल्फर के ऊपर, है ना, किसके ऊपर आ जाएंगे, सल्फर के ऊपर आ जाते हैं, थोड़ा सा नीचे आओ। अब हम देख रहे हैं सल्फर, सल्फर से भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, और ये लास्ट आपका नॉन मेटल कह लो, एलिमेंट कह लो, ठीक है, बस ये लास्ट है। इसके अलावा आपको अगर हेलोजन्स वाली चीज़ें, अगर अब हेलोजन भी बचता है तो उसको भी एक बार देखेंगे, बाकी रिएक्शंस बची हैं कुछ इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट वाली क्लास में आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कराऊंगा। अच्छा, और यार देखो मेरी आदत क्या है ना, मैं आपको जो भी कराता हूँ वो एग्जाम मतलब जो चीज़ें आनी है वही कराता हूँ। अगर आप देखोगे ना, इस चैनल के ऊपर अराउंड 1100 वीडियोस पड़ी हैं, ठीक है, ये 1100 वीडियोस एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और जाके अगर आप चेक करोगे, एक सिंगल वीडियो ऐसी नहीं है जिसमें मैंने आपसे बात करी हो कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी या फिर आपकी एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या होगी। तो मुझे यार ये थोड़ा सा ना, ये फालतू की चीज़ें जो है वो मैं इतनी प्रेफर नहीं करता हूँ। मेरा मेन मोटो रहता है कि यार जो चीज़ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ऑफिशियल नोटिस आ गया है तो वो आपको पता चलना चाहिए। अब ये तो फालतू की बातें, अभी एग्जाम डेट आपका, एग्जाम फॉर्म्स जो है वो सबमिट होने खत्म हुए नहीं है, उससे पहले मैं आपको एग्जाम डेट भी बता दूं, उससे पहले, सॉरी एग्जाम डेट नहीं, उससे पहले मैं आपको कट ऑफ भी बता दूं क्या होने वाली है, मैं आपको कितना कंपटीशन है ये भी बता दूं, कितने फॉर्म फिल हो गए ये भी बता दूं। फालतू की बातें हैं यार, बस पता नहीं आप लोगों को क्या मजा आता है इसमें, बस ये मतलब ये ना कचरा चीज होती है ये सब। जब भाई जब फॉर्म फिल हो जाएंगे, कोई आरटीआई लगा के डेटा मिलेगा तब वो चीज़ अलग है। अभी ये जब पेपर हुआ नहीं है, पेपर का पैटर्न पता नहीं है, आपको कट ऑफ पता करनी है ना, पढ़ना लिखना नहीं, कट ऑफ पता कर लेना, है ना। चलो खैर, छोड़ो यार ये सब चीज़ें, सल्फर के ऊपर आते हैं। सल्फर की अगर मैं आपसे बात करूं, सल्फर का सबसे पहले तो एटॉमिक नंबर बताओ क्या होता है, 16 होता है। एटॉमिक वेट क्या होता है, 32 होता है ना, ये आपका मास नंबर होता है। उसके कई सारे आइसोटोप होते हैं, वो हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो एक बार आपको मैं बताता हूँ इसमें। इसके कुछ कंपाउंड के और एसिड के नाम है वो देखना है हमें इंपॉर्टेंटली। और इसका एक इंपॉर्टेंट यूज़ पूछा जाता है कि हम सल्फर का यूज़ ना वल्कनाइजेशन ऑफ रबर के लिए करते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए वल्कनाइजेशन ऑफ रबर के लिए हम कौन से एलिमेंट का यूज़ करते हैं, तो सल्फर का यूज़ करते हैं। एक चीज़ तो आपकी ये क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी यहाँ पे देखो, अब इसके कुछ ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे आपका SO2 हो गया, ठीक है, तो इसका जो कॉमन नेम है वो क्या हो जाता है, सल्फरस एसिड। क्या बोलते हैं इसको, सल्फरस एसिड इसको बोला जाता है, ठीक है, इसको नोट डाउन करो। फिर एक आपका क्या होता है, सल्फ्यूरस एसिड होता है, देखो ये होता है आपका H2SO3, ठीक है ना, इसको क्या बोला जाता है, सल्फ्यूरस एसिड बोला जाता है इसको, सल्फ्यूरस एसिड। और जो ऊपर वाला था आपका, वेट अ सेकंड यार, ये H2SO3 दिया ना, हाँ ये जो SO2 है बेसिकली ये एसिड नहीं होता, सॉरी 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 माई मिस्टेक, इसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, क्या बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं। और इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, यानी कि हम जब SO2 को, यानी कि ये जो अपना सल्फर डाइऑक्साइड होता है, इसको जब हम पानी में डाल देते हैं तो हमें मिलता है H2SO3 यानी कि सल्फ्यूरस एसिड। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि अगर हम SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में डालते हैं तो रिजल्टेंट एसिड कौन सा होता है। ऑप्शन में उसमें दो थे, एक था सल्फ्यूरस एसिड और एक था आपका सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो ध्यान में रखना कि अगर हम SO2 को पानी में डाल रहे हैं, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड को हम पानी में डाल रहे हैं, तो हमें सल्फ्यूरस एसिड मिलता है, ठीक है। काफी बच्चों ने इसको गलत किया था, इसलिए मैं आपको अलग से बता रहा हूँ, याद रखोगे ना हमेशा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड आ गया तो इसका देखो क्या होता है, फॉर्मूला H2SO4 होता है, आई होप सबको पता होगा। इसको एक नाम से और जानते हैं, इसको बोला जाता है ऑयल ऑफ विट्रियोल, ठीक है ना, क्या बोला जाता है, ऑयल ऑफ विट्रियोल बोला जाता है। एक और इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड को हम किंग ऑफ केमिकल्स भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, किंग ऑफ केमिकल्स भी इसे बोला जाता है। तो आप ये भी अच्छे से नोट डाउन करिए, ठीक है। और फिर इससे क्या क्वेश्चन होगा आपका, तो एक आपका होता है ओलियम, ओलियम से भी काफी क्वेश्चंस पूछे गए, नोट डाउन करो। एक होता है क्या आपका H2S2O7, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसे ओलियम बोला जाता है, ठीक है। ओलियम बेसिकली इसका जो केमिकल आपका एक और नाम इसे बोलते हैं, इसे फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड क्या बोलते हैं, ध्यान देना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा, तो H2S2O7, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा आपका H2SO4, ध्यान रखोगे ना।
और इसे आपका ओलियम भी बोला जाता है। एक और इसका नाम है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। अरे बोलो हाँ, क्लियर है क्या? तो ये इसके नाम है। यहीं से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी एक चीज और है आपका, कि एक आपका होता है गन पाउडर। ठीक है, गन पाउडर मैंने आपको करा दिया क्या? शायद गन पाउडर आई थिंक करा दिया है। नहीं कराया हो तो एक बार देख लेना। गन पाउडर में आपका सल्फर होता है। देन आपका दूसरे नंबर पे क्या होता है? चारकोल होता है। चारकोल मैंने आपको शायद कराया, नहीं कराया, एक बार मुझे याद नहीं आ रहा। सल्फर हो गया, चारकोल हो गया, और आपका पोटेशियम नाइट्रेट हो गया। ठीक है। अच्छा, पोटेशियम नाइट्रेट का मैंने आपको क्या कॉमन नेम बताया हुआ है? अगर बताया हुआ है तो एक बार फटाफट से कमेंट कर दो। ठीक है, मुझे पता है बताया है। पोटेशियम नाइट्रेट का जो कॉमन नेम है मैंने आपको कल ही कराया था ये शायद। बताओ कमेंट करके क्या बोलते हैं। ठीक है, तो गन पाउडर में ये सब प्रेजेंट होता है। फिर आपका जो सल्फर है, सल्फर की कुछ एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं, ये याद रखना। कौन कौन सी होती हैं? ये तो हो गया नॉन क्रिस्टल एलोट्रोपिक फॉर्म्स, जिसमें आ जाती है प्लास्टिक सल्फर। ठीक है। फिर होता है वाइट सल्फर, और एक होता है मिल्की सल्फर। ठीक है, याद रखना। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एलोट्रोप ऑफ सल्फर। याद रखना, प्लास्टिक होता है, वाइट होता है, मिल्की होता है। इसके अलावा जो भी चौथा ऑप्शन होगा वो गलत हो जाएगा। याद रखोगे भाई? हाँ, चलो। इसके बाद एक चीज और, जब सब्लिमेशन कराते हैं हम, जब क्या होता है आपका, जब सब्लिमेशन ऑफ सल्फर होता है तो हमें एक पाउडर मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है? एक पाउडर मिलता है। उस पाउडर को बोला जाता है फ्लावर ऑफ सल्फर। क्या बोला जाता है? फ्लावर ऑफ सल्फर, यानी कि सल्फर का फूल। ठीक है, क्या बोलोगे इसे? सल्फर का फूल बोलते हैं, यानी कि सब्लिमेशन होने के बाद ये आपका मिलता है। चलिए, और क्रिस्टलाइन एलोट्रोप और होते हैं इसके दो। इसको एक को बोलते हैं आपका अल्फा सल्फर, या फिर इसे आप क्या बोलते हो? रोम्बिक सल्फर भी बोलते हो। ठीक है, रोम्बिक सल्फर। और दूसरा एलोट्रोप होता है इसका मोनोक्लिनिक सल्फर। मोनोक्लिनिक सल्फर होता है, या फिर बीटा सल्फर। ये क्वेश्चन आपका आता नहीं है, बट ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये सब नोट डाउन कर लो अच्छे से। आपका यहाँ पर अब क्या हो गया है? फिनिश हो गई है पीरियोडिक टेबल। क्या हो गई है? पीरियोडिक टेबल फिनिश हो गई है। वैसे दो चार क्वेश्चन जो है हेलोजन से भी बनते हैं, वो मैं आपको कल केमिकल रिएक्शंस के साथ ही करा दूंगा। कल आपकी केमिकल रिएक्शंस होंगे इंपॉर्टेंट, जो 9th 10th की एनसीईआरटी में दी है। ठीक है, और अगर आप पेपर पे गौर फरमाओगे ना रेलवे के, तो केमिकल रिएक्शंस भी भर भर के पूछते हैं। ठीक है, और वो बेसिक सी, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं होती, नॉर्मल बेसिक टाइप रिएक्शंस होती हैं। तो एक बार बताना ये करवाऊं कि क्या है। और इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के फॉर्मेट में भी करा दूंगा, इतना टेंशन मत लो। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस भी कराऊंगा, बट क्वेश्चंस के साथ उनका एक्सप्लेनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन आया है उसके इर्द गिर्द की चीज़ें अगली बार आती हैं, ये नहीं कि वो क्वेश्चन सेम रिपीट हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अब इस सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सायोनारा। अच्छा, एक चीज़ और यार, कि मेरी जो आदत है ना, मैं थोड़ा सा मुझे जो फील होता है या फिर जो मैं हूँ वो मैं आपको बोल देता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको मतलब क्या होता है ना, कि मैं कुछ और फील कर रहा हूँ फिर आपको कुछ और बताऊँ, ऐसा बताऊँ वैसा बताऊँ, ये मुझसे हो नहीं पाता। तो जो है वो मैं बोलता हूँ। ठीक है, तो ये अब इसे खराब आदत समझ लो जो भी है। तो जो जब भी मुझे लगेगा आप लोग थोड़ा सा मक्कारी कर रहे हो या फिर ठीक से पढ़ नहीं रहे हो, तब मैं चिल्लाऊंगा भी। ठीक है, तो उसका बुरा लगे भला लगे वो सब समझना, लेकिन मेहनत करते रहना। ठीक है। अच्छा, एक आपने डायलॉग सुना होगा, क्या डायलॉग है? इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। ठीक है ना? तो ये अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, इतनी ज़्यादा मेहनत करो कि कोई जितनी, जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो ना, तो आसपास की जो कंडीशंस हैं वो भी धीमे धीमे फेवरेबल होने लग जाती हैं, और आपको एट लास्ट जो भी आपने अपना सोचा हुआ है ना ड्रीम, वो आपको मिल ही जाता है। तो हर चीज़ को थोड़ा सा अपने एस्पेक्ट में लेके आया करो, कि अपनी इतनी शिद्दत से आप मेहनत करो कि आपको आपकी जो जॉब है, जो भी आप डिज़ायर कर रहे हो, वो मिल ही जाए। ठीक है, एटलीस्ट यार ये तो बहुत छोटी जॉब, मतलब बहुत छोटी चीज़ें हैं यार, ये तो आप एटलीस्ट ले ही सकते हो बड़े आराम से। ठीक है, लाइफ में बहुत कुछ होता है अचीव करने को जॉब के अलावा। जॉब तो सबसे पहला स्टेप होता है आपका एक रिस्पॉन्सिबल लाइफ में एंटर करने का। ठीक है, तो अच्छे से मेहनत करिए, और फिर मिलते हैं कल। बस केमिस्ट्री आपका फिनिश करते हैं, आते हैं बायोलॉजी के ऊपर। मैं आपको टॉपिक वाइज या कुछ क्वेश्चंस के फॉर्मेट पे एक्सप्लेनेशन कुछ करवाऊंगा। ठीक है, जो भी करवाऊंगा बट उसको बहुत अच्छे से करना है यार। वो जो भी करवाता हूँ ना, बहुत सोच समझ के, बहुत ही ज़्यादा उसमें क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं सब सोच समझ के कराता हूँ। ठीक है, सो चलो खैर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।